अब फिर यहाँ पर प्रोनाउन के मैंने टाइप सेट किए हुए हैं। प्रोनाउन के अपने टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मीन दिस प्रोनाउन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल आर टर्म्स। आई एम गोइंग टू द मार्केट। सो आई यहाँ पर क्या है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। सपोज करें आपको कोई सेंटेंस दिया जाए, सो वहाँ पर जिस तरह मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, और आपको एमसीक्यूज दिया जा रहा है कि यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन क्या कर आइडेंटिफाई करे। सो आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, वो आई होगा। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 26 सितंबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सो चले आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट एमसीक्यू इज द शेप ऑफ BeCl2। BeCl2 मीन्स बेरिलियम क्लोराइड। मीन्स आपको सेंटर में एक बेरिलियम मिलेगा और इनके दोनों साइड्स पर आपको एक एक क्लोरीन एटम मिलेगा। दैट्स वाई से हम BeCl2 या फिर बेरिलियम क्लोराइड कहते हैं। बेरिलियम क्लोराइड का आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो होता है लीनियर। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, दिस इज बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर। और इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि बेरिलियम क्लोराइड में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है। सो द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट हैं जिसके स्ट्रक्चर्स, उसके बॉन्ड एंगल्स पूछे जाते हैं। सो वो भी मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि मैं वो आपको बताऊँ। फर्स्ट वन इज BF3। इसकी जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, वो होगा 120 डिग्री। नोट करते जाइएगा। द सेकेंड वन इज CH4 विच इज सिंपली नोन एज मीथेन। मीथेन का आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, द स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रल and the bond angle is 109.5 degree. The third one is ammonium ion, या फिर से आप अमोनिया कह सकते हो। The structure is trigonal pyramidal and the bond angle is 107 degree. The fourth one is water. Water is much more important. उसमें आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, the structure will be bent, या फिर V स्ट्रक्चर आ सकता है या फिर एंगुलर। ये तीनों नेम्स दिए जाते हैं वाटर के स्ट्रक्चर को। और बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा वाटर में कितना, 104.5 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो स्ट्रक्चर है वो है लीनियर, और बॉन्ड एंगल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, वो है 180 डिग्री। मीन्स जितने भी आपको लीनियर स्ट्रक्चर मिलेंगे उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं। मैंने यूट्यूब पर लास्ट टाइम सर्च किया कि एफएनएस टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस। शायद या तो आप लोगों को अकल नहीं है, या फिर जो बंदा या जो बंदी वीडियो बना रही है वो आप लोगों को बेवकूफ़ समझती है। बिकॉज आज 26 सितंबर है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिलीव इन मी, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 PM के ऊपर। ठीक है, 4 PM के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, और वो बंदे 12 बजे जाके वीडियो अपलोड करे, सुबह के 12 बजे। तो अब मुझे बताए कि जो बच्चे टेस्ट देने जाते हैं, उनका टेस्ट पास होने के बाद डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो 12 बजे आ जाते हैं। वो 12 बजे इन लोगों को एक्सपीरियंस भी दे देते हैं, और ये लोग 12 बजे अपलोड भी कर देते हैं। सो दीज एक्सपीरियंस आर कम्प्लीटली फॉल्स। सेकेंड वन, तमाम चैनल्स के ऊपर भरोसा ना किया करें। लास्ट टाइम भी स्टूडेंट से मेरे साथ रब्ता किया कि सर इतनी फीस ले ली, हमें तैयारी नहीं करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे भी तैयारी करवाती हैं उनसे पूछे कि आप हमें किस किस चीज़ के नोट्स देंगे, इसमें किस किस चीज़ के नोट्स अवेलेबल होंगे। दिन ही पे किया करे, दिन ही नोट्स लिया। क्यू नंबर 2 इज द शेप ऑफ अमोनिया। सो पहले बता दिया, इसका शेप आपको मिलेगा ट्राइगोनल पायरामिडल। लीनियर आपको बता दिया, ये आपको मिलता है बेरिलियम क्लोराइड का, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का। बेंट आपको मिलता है वाटर का, और टेट्राहेड्रल आपको मिलता है मीथेन का। बॉन्ड एंगल यहाँ पर मेंशन किया गया है 107 डिग्री। क्यू नंबर 3 इज एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, द बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो यहाँ पर बेसिकली हमने बॉन्ड बताना है कि सोडियम और जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, या फिर से हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड एंगल यानी बॉन्ड कौन सा है। सोडियम और इस तरह हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों के दरमियान जो आपको बॉन्ड मिलता है इट इज़ नोन एज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो अमोनिया है ये यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन को कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। यहाँ पर आप रेड कलर में देख सकते हो, जो रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है बेसिकली सोडियम का है। सोडियम ने क्या किया, इसे हाइड्रोक्सिल आयन को दे दिया।
सो आयोनिक बॉन्ड की हम डिफिनीशन ही कुछ यूँ कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड्स की टाइप में वो टाइप हैं जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम के भी वैलेंस शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके एक्सटर्नल या फिर वैलेंस शेल में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पर देखें OH के दरमियान भी तो बॉन्ड होगा ना। अगर OH के दरमियान बॉन्ड के बारे में पूछ लिया जाए, सो दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड देखिए, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो ये कम्प्लीटली म्यूचुअल शेयरिंग में। सो अगर आपसे सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन के दरमियान पूछ दिया जाए, सो दैट विल बी नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और अगर आपसे OH के दरमियान बॉन्ड का पूछ लिया जाए, सो इट इज कोवैलेंट। नंबर 4 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ पाई बॉन्ड। देखिए हमने आयोनिक बॉन्ड को देखा, कोवैलेंट बॉन्ड को देखा। अब अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, सो पाई बॉन्ड आपको मिलेगा C2H4 में। C2H4 क्या है? ये आपका ईथीन है। मीन यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मिलेगा। सो C2H4 में आपको मिलता है पाई बॉन्ड। क्यू नंबर 5 इज द RNA प्राइमर इन DNA रेप्लिकेशन इज सिंथेसाइज्ड बाय। सो ये तो मेरे ख्याल से प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस था 25 सितंबर, ये MCQs वहाँ पर भी रिपीट हुआ था। हमने DNA रेप्लिकेशन को डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें DNA मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बनाता है। और DNA रेप्लिकेशन में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर ले, में भी यहाँ पर दिया हो प्राइमर, आई थिंक सो यहाँ पर प्राइमर नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देख लें, ये RNA प्राइमर है। RNA प्राइमर क्या करता है? RNA प्राइमर बनता है विद द हेल्प ऑफ RNA प्राइमेज। ठीक है, RNA प्राइमेज या फिर से आप सिंपली प्राइमेज कह सकते हो। प्राइमेज क्या करेगा? यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। जो DNA स्ट्रैंड है जो अनजिप हो चुका है, उसके 5 प्राइम पर आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पर प्राइमर बनाएगा। प्राइमर का काम क्या होता है? प्राइमर का काम होता है फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना। और जो RNA जो DNA पॉलीमरेज होता है, ये प्राइमर के बगैर काम नहीं कर सकता, बिकॉज उसको बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन ज़रूरी है। हाइड्रोक्सिल आयन उसको नीड है, वो चाहिए इसको। तो RNA प्राइमर क्या करता है? ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड होता है। मैंने पहले बताया था कि प्राइमर कितने न्यूक्लियोटाइड से बनता है? ये 10 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स और है जो यहाँ पर मेंशन किए होंगे। हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज जो DNA में आपको टर्न्स मिलते हैं इस तरीके से, ये उस टर्न्स को ख़त्म करता है। DNA लाइगेज क्या करता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली बनता है जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। एक स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूसली बनता है जिसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो टुकड़ों में बनता है। फर्स्ट टुकड़ों के दरमियान फिर बॉन्ड को बनाना ये काम होता है DNA ligase। नंबर 6 is which of the following is not produced during cycle of photophosphorylation। देखिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन का सिंपली मतलब होता है, फोटो मीन लाइट, फॉस्फो refers to phosphate and relation means synthesis। सो ये प्लांट्स में जब क्या हो रहा होता है? लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। सो उस टाइम पर ये ATP की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? बेसिकली लाइट एनर्जी को यूज़ करके उससे ATP बनाते हैं। और फिर आपको पता है कि आपका फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप्स में होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर साइक्लिक फोटोसिंथेसिस एंड नॉन साइक्लिक। अगर हम सिर्फ साइक्लिक की बात करें, तो साइक्लिक में क्या बनता है? इसमें आपको बनते हुए नज़र आएगा ATP और यहाँ पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं होती। सो ये बात आपने याद रखनी है, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। ये याद रखिएगा, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP की सिंथेसिस होगी और ऑक्सीजन की सिंथेसिस नहीं हो। जबकि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें दोनों सिस्टम यानी फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पर ATP, NADPH एंड O2 ये तीनों चीज़ें बनती है। सो अगर आपसे साइक्लिक के बारे में पूछ लिया जाए, सपोज करें अगर MCQs आ जाए द एंड प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो सिर्फ और सिर्फ ATP होगा। और अगर आपसे नॉन साइक्लिक के बारे में पूछ दिया जाए, तो वो ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। नंबर 7 is the oxygen released during photosynthesis comes from। सो ये MCQs तो मैं आपको लास्ट एक्सपीरियंस में भी करा चुका हूँ और ये MCQs रिपीट हुआ था। सो आई वाज थिंकिंग कि ये आपको याद करना चाहिए। सो ऑक्सीजन रिलीज होता है वाटर से। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको फोटोसिंथेसिस में
टू स्टेप्स मिलेंगे, टू प्रोसेस मिलेंगे, टू सिस्टम मिलेंगे। एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। सो वाटर की जो स्प्लिटिंग है ये होती है फोटो सिस्टम 2 में। देखिए यहाँ से रेज है अभी सन की, और आपको पता है कि वाटर तो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। सो वाटर के ऊपर जब लाइट पड़ता है सो उस वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है। सो क्या क्या रिलीज होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे और एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा वाटर का। सो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, फिर से हाफ ऑक्सीजन, और अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो इससे एक कंप्लीट ऑक्सीजन रिलीज होगा। सो वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पर होती है, ये फोटोसिस्टम 2 में। नंबर 8 है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो वैक्यूम हमारे पास स्पेस है जहाँ पर ना तो एयर के पार्टिकल्स हो, ना गैस के पार्टिकल्स हो, ना सॉलिड के पार्टिकल्स हो। सो हम सिंपली क्या कहते हैं, वैक्यूम मींस एम्प्टी स्पेस। अब लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्पीड ऑफ लाइट ये बराबर होता है फोटोन के। बाज़ औक़ात फोटोन का स्पीड पूछ लिया जाता है, सो वो आपने याद रखना है कि जो फोटोन है और जो लाइट है, फोटोन को हम कंसीडर करते हैं दिस इज द पार्टिकल ऑफ लाइट। सो फोटोन की स्पीड और लाइट की स्पीड ये एक ही होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि स्पीड ऑफ लाइट किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। देखिए मीडियम मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा स्पीड होती हैं वैक्यूम में, दिन होती हैं सॉलिड्स में, दिन होती हैं लिक्विड्स में, एंड लास्ट में होती हैं गैस में। तो ये आपने याद। नंबर 9 इज फराड मल्टीप्लाई बाय ओहम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके देता। देखिए फराड को हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं दैट इट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब अगर मैं आपको 1 फराड की एग्जांपल दूँ, सो 1 फराड हमारे पास बराबर होता है कॉलम डिवाइडेड बाय वोल्ट। तो 1 फराड हमारे पास किसके बराबर है, कॉलम डिवाइडेड बाय वोल्ट। और 1 ओहम की अगर हम बात करें तो 1 ओहम हमारे पास बराबर होता है वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर। ठीक है, यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब क्या कहा जा रहा, फराड मल्टीप्लाई बाय, या सिर्फ सिंपली फराड कह सकते हो। मैं फराड फराड बार बार कह रहा हूँ, ये फराड है, निकल जाता है मुंह से। तो हम क्या लिखेंगे, फराड मल्टीप्लाई बाय ओहम इज इक्वल टू सी बाय वी एंड मल्टीप्लाई विद वी बाय यू। तो देखिए वी और वी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हम कहेंगे जो फराड मल्टीप्लाई बाय ओहम है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये सी बाय ए के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो 1 सी है ये हमारे पास 1 ए के बराबर है, और ए को हम कंसिडर करते हैं दैट इट इज इक्वल टू सेकंड। सो फराड मल्टीप्लाई बाय ओहम इज इक्वल टू सेकंड, ये आपने याद कर। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ 28 डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन सेकंड डे विल बी। सो अब यहाँ पर सिनारियो थोड़ा डिफरेंट है। पहले होता क्या था कि हमें सेकंड डे दिया जाता था और हमने बताना होता था कि 28 डे को क्या होगा। सो तरीका वही है, सिर्फ आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। 28 में से 7 को माइनस कर ले, सो क्या आ जाएगा 21। 21 को भी क्या है, 21 को भी संडे। फिर 21 में से अगेन 7 को माइनस कर ले, आ जाएगा 14। 14 को भी क्या है, 14 को भी संडे। 14 में अगेन 7 को माइनस कर ले, आ जाएगा 7। 7 को भी संडे। अब 7 से आप एक एक डे को माइनस कर लीजिएगा। अगर हम 6 को देखेंगे, 6 को आ जाएगा सैटरडे। मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। 6 को क्या आ जाएगा, सैटरडे। 5 को आ जाएगा फ्राइडे। 4 को आ जाएगा थर्सडे। थर्ड को आ जाएगा वेडनेसडे, और सेकंड को आ जाएगा ट्यूसडे। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज 1/3 ऑफ 10% ऑफ 20। सो वैसे तो जब बच्चे एमसीक्यूज को देखते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। एमसीक्यूज को हिस्सों में डिवाइड करो। 1/3 मीन 1/3, ऑफ मीन मल्टीप्लिकेशन, 10% मीन 10 को 100 से डिवाइड कर ले, बिकॉज परसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 120। पहले आपने क्या करना है, 10 को 100 से डिवाइड करना है, तो ये राउंड अबाउट आ जाएगा 0.1। फिर इसको 120 के साथ आप क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। मीन 10% ऑफ 120 कितना है, वो है 12। अब 1/3 मल्टीप्लाई विथ
12। सो 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 4 12। सो आपका आंसर आ जाएगा क्यू नंबर 12 इज 90% ऑफ 90। तो 0 के 0 के साथ कैंसिल करें, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, आपका आंसर आ जाएगा क्यू नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं नाउन की तरफ। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं ये क्या है, नाउन है। नाउन मीन्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आपको पता है दुनिया में या तो पर्सन होगा, या फिर थिंग होगा, या फिर प्लेस होगा। ये 3 चीज़ें होती है ना, इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं होती। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मीन्स अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मैं आपको कहता हूँ बिलाल इज 13 years old एंड ही कम्स फ्रॉम लाहौर। ठीक है, देखिए पहले मैंने बिलाल यूज़ किया, बिलाल पर क्या है, नाउन है। अब फिर मैंने आगे क्या यूज़ किया, ही कम्स फ्रॉम लाहौर। तो यहाँ पर ही क्या है, दिस इज योर प्रोनाउन। अब फिर यहाँ पर प्रोनाउन के मैंने टाइप सेट किए हुए हैं। प्रोनाउन के अपने टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मीन these pronouns represent specific people or things. I am going to the market. So I यहाँ पर क्या है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। सपोज कर आपको कोई सेंटेंस दिया जाए, सो वहाँ पर जिस तरह मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, और आपको एमसीक्यूज दिया जा रहा है कि यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन क्या कर आइडेंटिफाई करे। सो आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, वो आई होगा। सेकंड को देख लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, फागिल और मफऊल। सो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही हो, सो हम उसको नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल को देखें, शी मेड दिस केक हिमसेल्फ, हरसेल्फ सॉरी। सो शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, हरसेल्फ काम भी वो कर रहे हैं, मफऊल है, सो ऑब्जेक्ट। सो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम हो, एक ही हो, सो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, वो है माई सेल्फ। अब यहाँ पर बकाया भी हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव हम कहते हैं ना, सवालिया क्वेश्चंस। सो वो प्रोनाउंस जिसे हम फॉर दी क्वेश्चन पर्पस करें वो होते हैं रिफ्लेक्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जिस तरह हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है, सो हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, दीज प्रोनाउंस रिफर टू नो स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल। ऐसे प्रोनाउंस जिसे हम नो स्पेसिफिक कंसिडर करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, देयर। तो यहाँ पर ये आप तमाम देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर सेपरेट जूम कर लेता हूँ। दिन होता है इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जहाँ पर हम किसी चीज पर जोर दे रहे हैं। एम्फसाइज मीन जोर देना, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूंगा, यहाँ पर जोर देना है। पोसेसिव प्रोनाउंस मीन ओनरशिप, कुछ हो करना, मैं कहता हूँ ये चीज मेरी है, दिस बुक इज माइन, ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मींस किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, किसी स्पेसिफिक चीज को क्या करना, पॉइंट आउट करना। दिस इज डिलीशियस, ये चीज क्या है, कतार है। प्लेटिव प्रोनाउंस देख लीजिएगा, रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर नहीं आ रहे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल प्ले। नंबर 14 इज आइडेंटिफाई द इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। somebody has stolen my bag। so मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पर आप देख लीजिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो स्पेसिफिक ना हो। तो यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वो होगा some। क्यू नंबर 15 इज चूज द ऑक्सिलरी वर्ड इन दिस सेंटेंस। सो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ड, ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। सबसे पहले वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम सिंपली कहते हैं एक्शन वर्ड्स। दुनिया में जितने भी चीजें हो रही होती है, दीज आर एक्शंस। खाना, रोना, पीना, धोना, मारना, चक्कर लगाना, ये तमाम क्या है, वर्ड्स है। अब वर्ब के साथ जब कोई एक्स्ट्रा वर्ब आए, कोई एक्स्ट्रा वर्ड आए जो क्या करे, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे, इसे हम नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह यहाँ पर शी सिंगिंग द सॉन्ग, अब यहाँ पर आपका वर्ब क्या है, वो है सिंग, लेकिन सिंग के साथ आपको लास्ट में मिल रहा है ING। मीन्स जो ING है ये आपका यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए मेन वर्ब हमारा सिंग था, बट क्या किया, ING ने उसको मॉडिफाई किया। फिर यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ड क्या होगा, वो होगा सिंगिंग। एंड क्यू नंबर 16 इज व्हिच मॉलिक्यूल कंटेन्स द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड की वो टाइप होती है जहां पर
सपोज करे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक हाइड्रोजन का आइटम है, दिस इज योर फर्स्ट हाइड्रोजन एंड दिस इज योर सेकंड हाइड्रोजन। सेकंड थोड़ा छोटा सा बन गया। देखिए हाइड्रोजन को आपको पता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तब हाइड्रोजन ये तो नहीं ना कर सकता कि कंप्लीट इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। सो होता है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बीच में स्पेस दे देता हूँ। ये एक हाइड्रोजन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन हो गया। इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कर दे क्या है, इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर कर देते। यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका हाइड्रोजन। फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होते हैं और इसके पास भी होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग को हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन, देखिए हाइड्रोजन ने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, म्यूचुअली शेयर किया। बट जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आए तो इसे फिर हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का। और ये आपको मिलता है अमोनियम आयन में। अमोनियम आयन में देखिए जहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जूम कर ले, जहाँ पर देखिए अमोनिया क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया ने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन को दिया हुआ। सो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही एटम से आए तो इसे हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के। क्यू नंबर 17 इज द हैलोजन विद लीस्ट रिएक्टिविटीज। सो हैलोजन्स कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, ये आपके हैं हैलोजन्स और इसको हम जनरल रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आपको मिलेंगी फ्लोरीन में, देन क्लोरीन में, देन ब्रोमीन में, देन आयोडीन में। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, ये आयोडीन की है। सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन के। मीन्स अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे हैलोजन्स में रिएक्टिविटी कम होगी और अगर आप अप इन द रिएक्टिव ग्रुप में जाएंगे so रिएक्टिविटी ज़्यादा। नंबर 18 इज अमंग अल्कोहल्स व्हिच वन हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक होता है मॉलिक्यूलर साइज। तो जितना एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा उतनी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। सेकेंड होता है चेन ब्रांचेस, जितने एक मॉलिक्यूल में ब्रांचेस ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूलों का बी, उतनी इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कम होंगी। यहाँ पर आप देख ले, तो जो आपका टर्च ब्यूटाइल अल्कोहल है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तब आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम इथेनॉल का डिस्कस करते हैं। और इथेनॉल का, इथेनॉल क्या है, CH3 CH2H2OH। देखिए यहाँ पर आपको ब्रांच मिल रहा है नहीं। मेथानॉल को देख लीजिएगा CH3N2H, ब्रांच मिल रहा है नहीं। प्रोपेनॉल को देख लीजिएगा, प्रोपेनॉल क्या है CH3 मीन्स आपको 3CH3 और लास्ट में OH। देखिए यहाँ पर 1 2 यहाँ पर कार्बन मिल रहे, 1 2 3 मिल रहे, 1 यहाँ पर सिर्फ 1 है। बट अगर हम टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें तो टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, कितने चेन्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4। मीन्स सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी है, टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल की। अगर मैं आपसे पूछता सबसे ज़्यादा किसकी है तो वो होती मिथेनॉल की, बिकॉज मिथेनॉल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चेन मिल रहा है। दैट्स व्हाई मिथेनॉल की सबसे ज़्यादा, टर्शरी या फिर टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल का सबसे 19 इज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज शोन बाय। सो यहाँ पर अब आप क्या मुझे बता सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था वही क्राइटेरिया है, जस्ट आपने मुझे यहाँ पर पिक करना है कि सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो। सो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।